हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग वास्तविक संख्या क्लास 10 मैथ का एक पहला चैप्टर लेके आए हैं। तो उनको समझने का प्रयास करेंगे और बड़ा शिद्दत से प्रयास करेंगे। आज यदि क्लास कर लें तो समझिए कि वास्तविक संख्या का सुपड़ा साफ यानी कि एक प्रकार के कह सकते हैं। इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलो एक जोश और जुनून के साथ वास्तविक संख्या को, रियल नंबर को स्टार्ट करें। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा गया तो इसका जो वेटेज होता है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इनको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार किस टाइप से बाबूरे बनाया जाता है, इन सभी चीज़ों को बारीकी से हैंडल करने वाले हैं। तो चलो देर किए बिना काम को अंजाम दें। हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि वास्तविक संख्या जो होती है वो वास्तविक संख्या किस प्रकार से बाबू रे हैंडल करती है और इसका वेटेज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वह किस प्रकार का होता है। तो चलो सब कुछ समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या के वेटेज को जानें कि किस प्रकार से इसमें सवाल पूछा जाता है और कितना मार्क्स का पूछा जाता है। इन सभी चीज़ों को डिटेल से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करो। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। आज हम लोग वास्तविक संख्या को समझेंगे। वास्तविक संख्या में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक नंबर में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे कि अभाज्य गुणनखंड तरीका से, या तो बाबू HCF निकालो या तो LCM निकालो। उसके बाद तीसरा नंबर में 3.65 पर रेगरिंग है और इसको P/Q के रूप में बोलता लिखने के लिए। इनको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। उसके बाद चौथा नंबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, इसको समझेंगे। पांचवा नंबर में हम समझने का प्रयास करेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें। इन सभी क्वेश्चनों को यदि देखें एग्जाम के हिसाब से तो यूक्लिड विभाजन से HCF निकालते हैं। यह भी एग्जाम में बहुत बार देखा गया है और कह सकते हैं फिक्स क्वेश्चन है, यह कह सकते बाबू रे फिक्स क्वेश्चन है। आवाज गुणनखंड द्वारा HCF और LCM, इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 3.65 जो है इस पर रेकरिंग है, इस पर भी बहुत सारा सवाल आता है। P/Q के रूप में लिखना यानी कि परिमेय संख्या के रूप में, संख्या के रूप में। उसके बाद पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, यह होता है। उसके बाद अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने बोलता है। ये अपरिमेय संख्या है जैसे कि √3, √5, 1/√2, 3 + 2 √5। इस प्रकार से सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो चलो खूब सवाल देखेंगे आज हम लोग वास्तविक संख्या को सीख के जाएंगे। यह जो सवाल अभी हम देखें ये प्रत्येक 2 मार्क्स का है। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ध्यान से समझना। जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं, जब तक हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, उनके ताकत के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम कैसे लड़ेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या में वेटेज समझें कि कौन सा सवाल किस प्रकार से और कितना नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो अभी हम लिखे हैं HCF निकालना,
आवास गुणनखंड द्वारा HCF एलसीएम एल्गोरिथम द्वारा HCF 3.65 0.9 0.035 और रेकरिंग वाला जो सवाल होता है इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करें और HCF और LCM को गुना करें तो दोनों बराबर होता है, इनको समझने का प्रयास करें। उसके बाद अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि √3 √5 1/√2 और 3 + 2 √5, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये 2 मार्क्स में पूछने वाला तब्दील होने वाला क्वेश्चन और 1 मार्क 1 मार्क्स में आएगा। जैसे कि मान के चलो बाबू ने शांत संख्या, कौन सी संख्या शांत है, कौन सी संख्या अशांत है, कौन सी संख्या दो कर सकते हैं अवाच्य संख्या को यदि हम ले उसका HCF कितना होगा, दो विषम संख्या को लगातार ले तो उसका HCF कितना होगा, अवाच्य संख्या सबसे छोटी और भाज्य संख्या सबसे छोटी, उन दोनों को यदि गुना करें तो कितना आएगा। बहुत प्रकार से सवाल यहाँ पूछा जाता है। उसके बाद परिमेय संख्या कौन है और अपरिमेय संख्या कौन है, इसको बाबू रे बारीकी से पूछा गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन खूब और 1 मार्क का क्वेश्चन बाबू रे खूब पूछता है। लेकिन यदि कहेंगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बाबू रे 5 नंबर का जो क्वेश्चन तब्दील होता है एग्जाम में, इस चैप्टर से नहीं आता है, वास्तविक संख्या से नहीं पूछा जाता है। तो चलो हम लोग समय को बिताए बिना गमाए बिना धीरे धीरे से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें। यदि एक बार इस वीडियो को देख लिया तो फिर वास्तविक संख्या का सुपड़ा साफ यानी कि वन शॉट एक प्रकार के कर सकते हैं और खूब शिद्दत से समझने वाले। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक हम लोग हटने वाले में से नहीं है। तो चलो आगाज करें रन का। आज यूक्लिड विभाजन द्वारा सबसे पहले सीखने का प्रयास करें। इसको मिटाते हैं। ध्यान से समझें। एक संख्या लेते हैं, या तो इसको यहां पे मिटा देते हैं तो थोड़ा समझने में अच्छा लगेगा। चले एक कर सकते संख्या लें 120 और 45, या तो छोटा छोटा लो ताकि सीख जाए धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे बारीकी से, एकदम धीरे धीरे बारीकी से। दो संख्या है, यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF हमको निकालना है। HCF बचपन में हम लोग पढ़े थे HCF, अभी HCF हम लोग पढ़ेंगे। तो HCF यूक्लिड विभाजन से यदि हम निकालना प्रयास करें तो हम 120 को यहाँ रखेंगे। अब 15 को कितना बार गुना करें, ध्यान से समझो, ध्यान से समझने का प्रयास करो। 15 को कितना बार मल्टीपल करें ताकि 120 आ जाए, या तो 120 से छोटा रहे, ज्यादा हमको नहीं लेना है। तो 15 छक्का 90 और उसके बाद 15 सत्ते 105, 15 8 120, 8 बार। कितना बार में 8 बार। तो हम लिखेंगे 15 × 8 और +0। ऐसे में हम इसको गुना करके इसमें घटाते हैं, एक बार समझ लो। 120 अब 15 8 120, इसको घटाएंगे तो आया हमको 0, तो 0 शेष के रूप में जोड़ेंगे। जहां 0 आएगा ना समझ लेना वहीं बाबू HCF निकल गया। लिखेंगे HCF, क्या लिखेंगे 50। HCF कितना आया 50। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलो, समझ रहे। बहुत क्वेश्चन लेंगे इस पर, बहुत प्रकार के क्वेश्चन को डीलिंग करने वाले हैं, समझने का प्रयास करो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिखाई देंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करो। उसके बाद हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन पर जाएंगे, ध्यान से समझो। यदि हम ले 135 और एक संख्या ले 25, तो हम सबसे बड़ी संख्या 135 इधर रखेंगे। उसके बाद 135 को इधर रख के हम इधर की संख्या 25 कितना बार पढ़े, यदि 6 बार 25 को पढ़ते हैं तो 25 छक्का 150, इसीलिए हम कितना बार पढ़ेंगे 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 यानी कि 125। तो 135 में 125 जाएगा, बचेगा 5 में 5 गया 0 और 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 और 1 में गया खत्म।
तो बचा 10, तो शेष को हम लोग यहाँ लिखते हैं 10, शेष को क्या करते हैं, लिखते हैं 10। चलो उसके बाद 25 को यहाँ लिखेंगे, बराबर यहाँ 10 को लिखेंगे। 10 कितना बार पढ़े, 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो यहाँ हम लिखेंगे 25 में से 20 घटाएंगे, आया 5, खत्म। तो प्लस में यहाँ शेष में लिखेंगे 5। अब इस 10 को यहाँ लिखेंगे, फिर से इस 5 को लिखेंगे यहाँ। 5 कितना बार पढ़े, 5 दूना 10 प्लस 0, तो 5 दो बार पढ़े तो 10 हुआ, 10 में 10 जाएगा, 0 बचेगा, और इस प्रकार से हम 0 यहाँ लिख पाए। जो 0 यदि आए तो समझ लेना वही बाबू आंसर हमारा छिपा हुआ है, यानी कि HCF यदि हम कहें 135 और 25 का तो 5 आया। कितना आया, 5 आया। बोलो थोड़ा मोड़ा सीख रहे हैं। उसके बाद और संख्या लेने वाले हैं, एकदम सीखो, एकदम खूब सिखाएंगे। चला एक संख्या 145 और एक संख्या और ले लेते बाबू रे 45। तो हम यदि 2 बार लेते हैं 45 दूना 90, यदि 3 बार लेते हैं तो 45 दिया कितना होता है, ध्यान से समझो। एक बार लिख लें 145 और यहाँ 45 और गुना यदि 3 बार करें, देख लेते हैं एक बार। तो 145 और 3 से गुना, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 4 तिया 12 एक बाकी 13 के 3 बाकी 1, 3 इकाई 3 और 1 4, सॉरी 45, सॉरी 45 से गुना करना 145 से। तो 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 4 तिया 12 एक बाकी 13, तो 135 आया। कितना आया बच्चा, 135। तो यहाँ 135 जब आया तो पूरे बाबू नहीं कट रहा है, कम लेना, ज़्यादा नहीं लेना है। तो हम कहेंगे ये 135 यहाँ लगने वाला है, तो गुना करो और यहाँ गुना करके इसमें घटाएंगे। तो 145 घटा 135, यहाँ 0 यहाँ 1, तो शेष कितना आया, 10। फिर से बाबू यहाँ 45 लिखो और यहाँ 10 का क्या बार पढ़ेंगे, 3 बार या 4 बार या 5 बार, तो कहेंगे मास्टर साहब 4 बार। 10 चौका 40, कितना बार, 40। अब 45 में से 40 गया, 45 में से 40 गया, कितना बचा, तो 45 में से 40 चला गया, तो यहाँ बचा 5। कितना बचा, 5। 10 यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5, 5 गुना 2 10 और प्लस 0, ये 5 जो आया कहेंगे HCF बराबर 5 आया। इस प्रकार से बाबू हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, खूब सीखेंगे। अभी किताब वाला लेने वाले हैं, चलो किताब वाला लेना स्टार्ट करते हैं। NCERT का वास्तविक संख्या चल रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। किताब से क्वेश्चन आना स्टार्ट। 135 225 225 135। एक बात बताओ, बड़ी संख्या को 225 इधर और 135 को इधर, 135 गुना 2 करेंगे तो 270 आने वाला है। कितना आने वाला है, 270। तो लगाएंगे एक बार में, कितना बार में, एक बार में लगाएंगे। 225 यहाँ लिखे, 225 225 और 135 गुना 1 करेंगे तो 135 आएगा। यहाँ 0, यहाँ 12 में से 3 गया 9, 1 में गया खत्म, तो शेष कितना आया, 90। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 90। अब 135 को यहाँ लिखो और 90 को यहाँ लिखेंगे, 90 को यहाँ। अब कितना, अब यहाँ गुना करें, 9 दूना 18, 180 आ जाएगा, इसलिए एक बार में लगाएंगे, इसलिए एक बार में। तो 135 घटा 90, यहाँ 5 13 में 9 गया 4 45 प्लस 45। अब यहाँ फिर से 90 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बराबर में 45। 45 कितना बार पढ़े ताकि 90 आ जाए, 2 बार में। कितना बार में, 2 बार में। तो 2 बार में यदि 90 आ जाएगा तो 90 में 90 जाएगा 0 और प्लस आएगा 0। यहाँ लिखेंगे बाबू आप HCF, जहाँ 0 आया वहीं रुकना है। HCF कितना हो जाएगा, 45। इस प्रकार से बाबू हम तुम्हारा NCERT का किताब का सवाल बना पाए। उसके बाद और सारा सवाल लेने वाले, ध्यान से समझने का प्रयास करो। 38220 बराबर, उसके बाद एक 196। एक बार ध्यान रखना, इतनी बड़ी संख्या बाबू रे, एक बार ध्यान रखना, हम रट के रखें, तुम लोग भी रट लो। 195 बार में लगेगा, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करो। कितना बार में, 195 बार में। डायरेक्ट फुलफिल होगा, अब प्लस आएगा 0, कहेगा कैसे, हम देखो बताते ऐसे 195
और यहाँ बाबू रे 196, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकता है, 95 96 96 95, कोई दिक्कत नहीं। चलो गुना करें, 6 पंचे 30 के 0, बाकी 3, 9 छक्का 54, 55 56 57 के 7, बाकी 5। उसके बाद 6 और 5 11, 9 पचे 45 के 5, बाकी 4, 9 नमा 81 और 4, 85 के 5, बाकी 8, 9 और 8 17, 1 से गुना करेंगे 5, 9 1, 0 7 5 12 के 2, बाकी 1, 5 5 10 और 1 11, 1 बाकी 12 के 2, बाकी 1, 9 7 16 17 1 18 के 8, बाकी 1 1 और 1 2 और 1 बाकी 3। आया समझ में? 3 8 2 2 2 और 0 आया, तो कह सकते हैं एक बार में लग गया। और जब 0 शेष हो गया ना तो HCF बाबू रे 196 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं HCF 196 196। और इस प्रकार से सवाल बनाता है। चलो अगला सवाल लें, एकदम धीरे धीरे एकदम समझो। ये मैथ है, कह सकते बाबू इतना इजी यदि रहता तो गांव टोला मोहल्ला का निरुआ कुत्ता जितना भी है सब पढ़ लेता है। इसीलिए मैथ पढ़ने में धुइयां तो उड़ता है बाबू रे, बात समझो, इसीलिए तो भागता है सब। चलो आगे ध्यान दे, एक सवाल और लेते हैं बाबू रे, 867 और इधर का जो सवाल है 255। चलो अब हम देखें कितना बार में लगेगा। यदि 250 यहाँ है तो 3 बार लगाते हैं बाबू रे 750 आसपास जाता है, तो 3 बार इसको लगाने का प्रयास करेंगे, गुना करके देखेंगे एक बार। तो गुना करो, तो 3 पचे 15 के 5, बाकी 1, 3 पचे 15 1 16 के 6, बाकी 1, 3 दूना 6 और 1 7, 765, 867 में घटा दो, 8 6 7 में घटाओ, 7 में चला गया 2 बचा, 0 और 1 102, यहाँ लिखेंगे 102। एक बात समझो, अब एक बात समझो, इसको लिखेंगे 255 इधर 255 और इसके बाद इधर 102, इसके बाद लगाओ, इसमें कितना बार में लगाएंगे? 2 बार में लगाएंगे। कितना बार में? 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में। चलो 255 है, 2 से गुना करो, 2 दूना 4, 2 गुना 0 तो 0 और 2 गुना 1 करेंगे 2, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 आएगा और 2 में 2 जाएगा खत्म, यानी कि 51 आया, प्लस लिखेंगे 51। उसके बाद 102 इक्वल टू 51 मल्टीपल 2 करें, कितना करेंगे? 2, तो 51 गुना करेंगे 102 आएगा, प्लस आएगा 0। कैसे? 51 गुना 2 करेंगे तो देखो घटा के देख लेते हैं, 51 गुना 2 कर लेते हैं एक बार, 2 1 आए 2 और 5 दूना 10, 102 में 102 जाएगा 0 आएगा, इसीलिए 0। और जब 0 आ गया तो हम यहीं ठहर गए, HCF हो जाएगा हमारा 51। और इस प्रकार से सवाल करते हैं। तो चलो हमें उम्मीद है कि HCF सीख लिए होंगे, और इस प्रकार से सवाल को यदि करना है तो फिर से दोबारा एक वीडियो को देखा करो और धीरे धीरे समझने का प्रयास करो, खुद से स्टडी करो, मेहनत करो और धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF सीखें। लेकिन एक बात बताने की कोशिश करते हैं, हम तुमको प्रूव कराएंगे कि HCF सच में ही निकलता है या नहीं निकलता है। ध्यान से समझने का प्रयास करो। चलो हम 3 प्रकार से बाबू HCF निकालने का प्रयास करेंगे। चलो एक एल्गोरिथम विभाजन द्वारा भी सीखें, अब सीखेंगे गुणनखंड द्वारा। जैसे कि दूसरा नंबर में गुणनखंड द्वारा HCF और LCM कह सकते हैं, HCF और LCM। चलिए वो ध्यान से समझने का प्रयास करें। एक संख्या लेते हैं, कह सकते बाबू रे 48 ले लो, और कह सकते बाबू रे 64 ले लो, 64। एक संख्या 48 और दूसरी संख्या 64। दो संख्या को यदि हम लें तो सबसे पहले हम 3 विधि से बनाने का प्रयास करेंगे HCF। एक विधि हो गया बाबू रे यूक्लिड, दूसरा विधि से हो जाएगा गुणनखंड, और तीसरा विधि से हो जाएगा हम लोग बचपन में जो सीखे हैं विभाजन द्वारा। यूक्लिड विभाजन द्वारा अभी हम जस्ट निकाले थे कि बड़ी संख्या को 64 को यहाँ लिखेंगे और 48 को यहाँ लिखेंगे।
कितना बार में जाएगा तो कहेंगे एक बार में। एक तो 48 घटाएंगे तो 64 में घटाओ, 64 घटा 48, 14 में 8 गया 6, यहाँ बचा 1 16 प्लस 16 लिखेंगे, उसके बाद 48 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 16 को यहाँ, 16 तिया 48 प्लस 0, और HCF यदि हम बोले तो यहाँ कितना आया 16। इस प्रकार से यहाँ सीखे, ये नई चीजें सीखे, इसको धीरे से बाबू अभी यहाँ सीखने वाले हैं। इस प्रकार से हम गुणनखंड द्वारा, सॉरी आवाज गुणनखंड लिखो अच्छा रहेगा, आवाज गुणनखंड द्वारा, आवाज यहाँ भी लिख दो, आवाज गुणनखंड द्वारा यदि हम 48 लें तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12 बार में, 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3। ओके, ध्यान से समझने का प्रयास करो। यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 1 2 3 4, यानी कि 4 लिख सकते हैं, और 3 पर पावर 1। उसके बाद यहाँ यदि हम लिखें 64, 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, 1 2 3 4 5 6, 2 पर पावर 6। तो ध्यान से समझो, दोनों में यदि HCF निकालना है तो कॉमन दोनों में आना चाहिए। जैसे कि 2 यहाँ 4 बार है, यहाँ 3 1 बार है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, 2 यहाँ 6 बार है, तो 4 बार यहाँ है, 4 बार यहाँ भी है, तो 4 बार दोनों में है, इसलिए निकाल देंगे। तो 2 पर पावर 4, यदि हम इस प्रकार लिखें कि HCF इसका 2 पर पावर बाबू 4 हो जाएगा इसमें। तो HCF 2 पर पावर 4, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, HCF 16। यहाँ भी देखे HCF 16, यहाँ भी देखे बाबू 16 आया। इस प्रकार से कर सकते हैं, हमको बिलीव हो रहा है कि सच में HCF जो निकल रहा है सही निकल रहा है। भले तरीका बदल जाए, लेकिन बाबू मूल फंडामेंटल जो चीज होता है नहीं बदलता है। HCF तो HCF ही होता है। विभाजन द्वारा जो बचपन में हम लोग 1970 में जो हम लोग पढ़े थे उसको अप्लाई करने वाले, तो हम लिखेंगे बाबू 48 और यहाँ लिखेंगे 64। 48 एक बार में जाएगा, और 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ बाबू 1, यहाँ 48 और 16 तिया 48, और इस प्रकार से बाबू 60। जहाँ 0 आया वहीं रुक जाएंगे। और इस प्रकार से हम HCF 3 तरीका से निकालना सीखें। यह तरीका पूछता है एग्जाम में खूब, यह तरीका भी एग्जाम में पूछता है खूब, और यह तरीका हम लोग बचपन में 1970 में सीख लिए थे। यह तरीका एग्जाम में बहुत खूब नहीं, बिल्कुल नहीं पूछता है, तो ध्यान से समझने का प्रयास करो। यहाँ से बाबू 0/7 है, तो इन दोनों चीजों पर बाबू गौर करने का प्रयास करें। अभी हम HCF सीख रहे हैं, फिर LCM सिखाएंगे गुणनखंड द्वारा से। ध्यान से समझने का प्रयास करो। यदि मान के चलो एक और सवाल लेंगे, लेकिन हम इसको मिटाते हैं, काहे कि सीख लिया, और हम यहाँ प्रूव इसलिए कराए ताकि तीनों विधि से देखो हमारा आंसर एकदम सही, यानी कि 16 का 16 तीनों जगह आया। चलो इसको भी मिटाएं, इसको कोई काम का नहीं बाबू, बचपन में सीख लिए थे। चलो एक बात और समझने का प्रयास करो। हम HCF यहाँ सीख रहे हैं, LCM भी सीख रहे हैं। यदि हम सवाल लिए थे 48 और 64, एक बार समझने का प्रयास करो। LCM यदि निकालना है हम यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ अलग से बना देते हैं। 48 को लें, 2 से कटाएंगे 24, 2 से लेंगे बाबू 12, फिर 2 से लेंगे 6, और फिर 2 से लेंगे बाबू 3 बार में। और 64 को यदि लें, 2 से लेंगे 32, फिर 2 से लेंगे 16, फिर 2 से लेंगे 8, फिर 2 से लेंगे 4, फिर 2 से लेंगे 2। हम लिखेंगे 2 पर पावर 4, अब उन्हें 3 पर पावर 1, और यहाँ बाबू लिखेंगे 2 पर पावर 6। एक बात समझने का प्रयास करो। यदि HCF निकालना है, ध्यान से समझने का प्रयास करो, एकदम VVI है। HCF निकालना है, HCF यानी कि मौसम जिसको बोलते हैं, मौसम। HCF यदि निकालना है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। मेरी बात समझ लो, दोनों में कॉमन होना चाहिए, और उन चीजों को लिखेगा। बिना कॉमन का चीज नहीं लिखना है, जो दोनों में होगा वही तुम्हारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होगा। उसके बाद यदि LCM निकालना है, लॉस ऑफ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यदि निकालना है, LCM यदि निकालना है, तो आवाज गुणनखंड द्वारा तो जो दोनों में मिल रहा है उसको नहीं लेना है, वहां दोनों में मिलने वाला वहां, इसमें देख रहे हैं 2 पर पावर 4 है और 2 पर पावर 6 है, तो हाईएस्ट फैक्टर लेना है 2 पर पावर 6। इसमें देखो 3 पर पावर 1 है, इसमें 3 पर पावर बाबू नहीं है,
तो एक है बाबू रे, यही बड़ा है, और इस प्रकार से 3 पर पावर 1 लेंगे। यानी कि हम लेंगे पावर जो लेंगे इसमें एलसीएम में, ध्यान से गौर से समझने का प्रयास करो, तो हाईएस्ट पावर को चुनेंगे, लोवेस्ट को नहीं सुनने हैं, हाईएस्ट को, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी पावर जिसका रहेगा ना वही लेंगे एलसीएम में। और एचसीएफ में हम यदि लेंगे तो यहां लेंगे बाबू रे जो दोनों में होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको लेंगे। शायद समझ गया होगा, ध्यान से समझो। तो दोनों में देखो 2 पर पावर 4 2 पर पावर 6 है, लेकिन हाईएस्ट बाबू रे 2 पर पावर 6 है, इसलिए हाईएस्ट वाला लिए। और 3 पर पावर 1 यहाँ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए हाईएस्ट 3 पर पावर 1 है, इसीलिए लिए। और यदि गुना करें इसको तो 2 मल्टीपल 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 एक और जाएगा, और गुना 3 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 64 गुना 3 कर दो 64 गुना 3 चलती 12 के 2 बाकी 6 18 19 192 192 आएगा। अब एक प्रकार से बाबू एकरा भी चेक करेंगे हम ऐसे छोड़ने वाले में से नहीं है, हम इसको भी चेक करेंगे। तो चलो चेक करें 48 को और 64 को, यहाँ दिखाई हो सकता नहीं दे, यहाँ हम चेक करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। 48 को और 64 को 2 से लगाएंगे 24, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 32, यहाँ 2 से लगाएंगे 12, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ 2 से लगाएंगे 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 2 से लगाएंगे 3, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 4। अब नहीं लगेगा। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 चौका 64 और गुना करेंगे बाबू रे 3, तो 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 6 तिया 18 1 19 192 एलसीएम। ये बचपन में बाबू हम लोग पढ़ लिए थे इसमें, इसीलिए हम तुम लोग को बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि इस प्रकार से भी हम सवाल के आंसर तक पहुंच सकते हैं मेरे दोस्त। तो ये एलसीएम खूब पूछा जाता है, एचसीएफ भी खूब पूछा जाता है, और हम इस प्रकार से बाबू और सवाल लेने का प्रयास करेगा, तो पूरा तुम्हारा किताब से सवाल लेंगे। चलो अगला सवाल की ओर जाएं। अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। आज पूरा का पूरा वास्तविक संख्या का तहस नहस कर देंगे। चलो आज सवाल लेते हैं बाबू रे गुणनखंड वाला ले लेते हैं 12 15 और 21 को। देखो 3 नंबर का सवाल 12 15 21 को। सबसे पहले गुणनखंड करें इसका, तो 12 का गुणनखंड करें तो 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 15 को यदि लगाएंगे 3 से 3 बचे 15, 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 21 को यदि ले तो 3 सते 21, 3 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 लिख सकते हैं। हम सबसे पहले बाबू एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हम क्या बताए थे, एचसीएफ में जो तीनों में मिलेगा, जो तीनों में मिलेगा वही लेंगे। तो यहाँ देखो 3 पर पावर 1, यहाँ भी देखो 3 पर पावर 1, यहाँ भी देखो 3 पर पावर 1 है, इसीलिए बाबू तीनों में मिल रहा है, और हम लेंगे 3 पर पावर 1। या और कुछ मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 7 मिल रहा है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 5 मिल रहा है तो ये दोनों में नहीं है, इसीलिए 3 पर पावर 1 आने की बाबू 3 लें। कोई दिक्कत यहाँ तक। और एलसीएम, एलसीएम ध्यान से समझने का प्रयास करो। एलसीएम जो है मैक्सिमम पावर लेंगे, मैक्सिमम पावर यानी कि 2 पर पावर बाबू कहाँ है, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ है, तो 2 पर पावर यहाँ सबसे बेसी 2 बार है, इसलिए लेंगे सबसे बेसी 2 बार यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 3 पर पावर यहाँ है, 3 पर पावर यहाँ है, 3 पर पावर यहाँ है, सब में पावर बराबर है 1 है, यानी कि 3 पर पावर 1 लेंगे। उसके बाद 5 पर पावर यहाँ है और कहीं नहीं, यानी कि सबसे बड़ा यही है, इसलिए 5 पर पावर 1 लेंगे। और 7 पर पावर कहीं नहीं, एक जगह है, इसलिए 7 पर पावर 1 लेंगे। 2 दूना 4 गुना यहाँ हो जाएगा बाबू 3 गुना 5 और गुना 7। तो गुना करें 4 तिया 12 5 60 6 7 42 यानी कि 420 हो जाएगा, 420। लेकिन एक बार हम चेक करेंगे, एक बार हम चेक करेंगे, बिना चेक किए वाला हम मानने वाला में से नहीं है। देखो ध्यान से, हम 12 को बाबू एचसीएफ पहले चेक करें, ध्यान से समझो। 12 से बाबू 15 में 12 कहीं 12, उसके बाद आया बाबू 3, यहाँ 12 3 चौका 12 खत्म, ये 3 आया। फिर से बाबू 3 से बाबू 21 में, 3 से 21 में, 3 सते 21 खत्म। एचसीएफ कितना आया 3, बोलो कोई दिक्कत। अब एलसीएम चेक करेंगे 12 15 21 को, तो 2 से लगाएंगे
2 छक्का 12, 15 तो नहीं जाएगा। ओहो सॉरी, 3 से लगाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 से लगाओ, हम सोचे कट जाएगा। चलो 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब नहीं कटने वाला है, अब गुना करेंगे। 3 चौका 12, 12 पंचे 60, यहाँ आया 60। अब गुना करेंगे 7, 7 छक्का 42, और ये जीरो लगाएंगे। और इस प्रकार से एलसीएम हम देखो 1970 वाला और अभी देखो 2025 वाला, दोनों बराबर आया। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते बाबू रे कि सच में ये जो विधि से हम बाबू रे काम कर रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, यानी कि सच तरीका है। आदमी बाबू रे दुनिया उड़ाता है कि हम यह कर देंगे वह कर देंगे, लेकिन बाबू रे रियलिटी यही है। यहाँ से तू जेन्युइन तरीका को अपना के और तू सीख सकता है। इस प्रकार से आवाज गुणनखंड विधि से तू काम कर सकता है। और सवाल लेने का प्रयास करें, एक और सवाल, ताकि और अच्छा से सीख जाओ। चलो एक सवाल और ले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत पढ़ना है, बहुत थोड़ा लंबा क्लास होगा। धैर्य रखो, पेशेंस रखो। राम भगवान भी धैर्य रखे थे तो एक दिन पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहलाए। आप लोग भी धैर्य रखें, भविष्य के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आप लोग हैं। चलो आगे बढ़े, एक सवाल और लेने का प्रयास करें। 8, 9 और 25, 8, 9, 25। आवाज गुणनखंड द्वारा एचसीएफ निकाले तो सबसे पहले आवाज गुणनखंड कर लो। 8 को लगाएंगे 2 बार में 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, तो 2 पर पावर 3। उसके बाद हम कहें तो 9 है तो 3 से लगाएंगे 3, 3 पर पावर 2। और यहाँ बाबू रे 25 है, इसको 5 लगाए, 5 बार में खत्म, 5 पर पावर 2। एचसीएफ निकाले सबसे पहले। एचसीएफ जो है निकालेंगे तो 2 पर पावर, समझ लो एक बार। यहाँ देखो बाबू रे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, दोनों में नहीं मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे यदि नहीं मिलता है ना, इस स्थिति में एचसीएफ 1 होता है। ध्यान से समझने का प्रयास करो। यदि नहीं मिल रहा है तो इस स्थिति में एचसीएफ 1 होता है। कितना होता है? 1, 1। आए समझ में? अब मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो 1 होगा। उसके बाद एलसीएम पर यदि जिक्र करें तो मैक्सिमम पावर को देखेंगे। 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 लिखें, 3 पर पावर 2 है तो 3 पर पावर 2 लिखेंगे, और 5 पर पावर 2 है तो 5 पर पावर 2 लिखेंगे। अपने में सब बड़ा है। अब 2 गुना 2 करेंगे 3 बार तो 8 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 3 तिहाई 9, और यहाँ 5 25 है इसमें, और सब गुना होगा, और सब गुना होगा। अब गुना करें, 25 चौका 100, 100 आने की 200 यहाँ, और 200 गुना 1800 आने वाला। एक बार गुना कर लो अच्छा से। देखो 8 72, और यहाँ 25 से। अब देखो 5 दूना 10 के 0, बाकी 1, 5 7 35, और एक बाकी हुआ 36, 2 दूना 4, 7 दूना 14, यहाँ 0 6 4 10 के 0, बाकी 4 दूना 7 8, और एक यहाँ 1800, और यहाँ भी आया 1800। ये निकला एलसीएम और यह निकला बाबू रे एचसीएफ। चलो आज एलसीएम एचसीएफ सीख लिए हैं, और घर में खूब मेहनत किया करो, खूब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाया करो, धीरे धीरे हो जाएगा। कहावत में कहा गया कि करत करत अभ्यास जड़मति हो तो सुजान रसरी आवत जात थे। ऐसे जहाँ रसरी बाबू रे आन जन करता है ना, तो वहां तो बाबू उसका निशान पड़ जाता है। इसलिए हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या नहीं कर सकते हैं, तो पढ़ेंगे। जवान आदमी है, जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है। तो हम लोग जवान आदमी है, जिधर चाहेंगे उधर हवा को बाबू रे मोड़ सकते हैं। तो चले हम अगला टॉपिक की ओर जाने वाले हैं। यहाँ तक समझने का प्रयास किए, एकदम बारीकी से समझने का प्रयास किया। चलो एक अगला टॉपिक आओ, एचसीएफ एलसीएम सीख लिए। चलो एक अगला टॉपिक हम सीखने वाले हैं कि तीसरा नंबर में प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, ऐसे दूसरी संख्या बोल सकते हैं, बराबर एलसीएम या एचसीएफ लिख सकता है गुना एचसीएफ। यह ध्यान रखना, एक बार बाबू रे नहीं, कितना बार पूछा गया है एग्जाम में। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम संख्या तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुना मोसो। समझ में आएगी ना? चलो तो हम यहाँ अभी जस्ट हम चाहते तो और सवाल ले रहे थे दूसरा नंबर पर, लेकिन यहाँ इसलिए लिए ताकि हमें अभी जस्ट सीखे थे इस सवाल को। तो एक सवाल ले ले बाबू रे, एक सवाल 48 लिए थे और 64 लिए थे। ध्यान से समझो, अभी जस्ट पढ़े। तो ये दो संख्या बाबू रे, एक संख्या और एक संख्या,
उसके बाद एलसीएम यहाँ से निकाले थे और एचसीएफ ही निकाले थे। तो हम एक संख्या बाबू रे एलसीएम ले लें पहले, तो एचसीएफ निकालना बाबू रे अच्छा हो जाएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करो। इसको हम जस्ट अभी हम बनाए थे कि कह सकते बाबू रे 48 है, इसको 64 लें और एक बार में लगाओ 48, यहाँ आएगा बाबू रे 6 एक और यहाँ 48, 48 खत्म। तो 16 जो आया एचसीएफ आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ 16। कितना लिख सकते हैं? एचसीएफ 16। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो तो एचसीएफ लिखें तो एलसीएम इक्वल टू वाट। ध्यान से समझने का प्रयास करो। एलसीएम इक्वल टू वाट। यदि एलसीएम हमको दिया रही तो एचसीएफ निकाल लेंगे। ध्यान से समझने का प्रयास करो। चलो एक संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ है 16, एलसीएम निकालना है। इस प्रकार के सवाल में 4 चीजें ध्यान से समझो। एक पहली संख्या है, उसके बाद दूसरी संख्या है, उसके बाद एलसीएम है, उसके बाद एचसीएफ है। मेरे दोस्त 4 चीजें हमेशा बाबू रे दिया रहेगा और 4 चीजों में से तुम्हें 3 चीजें मालूम रहेगा। दिया रहेगा 48, 64 और एचसीएफ। एक बाबू रे चीजें दिया है यहाँ एचसीएफ। हमको निकालना है एलसीएम, यानी कि 4 चीजों में से 3 चीजें तुम्हें मालूम रहेगा, एक चीजें निकालना है। या तो बाबू रे एचसीएफ निकालने बोले, या तो एलसीएम निकालने बोले, या तो पहली संख्या निकालने बोले, या तो दूसरी संख्या निकालने बोले। हम चारों को निकाल के बताया। एक बार और हम एलसीएम निकालें। अभी एचसीएफ निकाले ना, एलसीएम निकालना हम लिख देते हैं एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ बाबू रे कितना होगा 16 और एलसीएम निकालें 48, 64, 2 बार में लगाएंगे 24, यहाँ 32, यहाँ लगाएंगे 2 बार में 12, यहाँ लगाएंगे बाबू रे 16, यहाँ 2 बार में लगाएंगे कितना बार में 6 और यहाँ लगाएंगे 8, यहाँ 2 से लगाएंगे 3, यहाँ आएगा 4। अब गुना करें 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 16 3 48, 48 गुना 4 करेंगे 48 मल्टीपल 4, 8 चौका 32 के 2 बाकी 1, 4 चौका 16, सॉरी 32 के 2 बाकी 3, 4 चौका 16, 17 18 19, 192। तो यहाँ एलसीएम कितना आया 192। कोई दिक्कत यहाँ तक? 192। चलो अब देखो मजा आएगा। ध्यान से समझने का प्रयास करो। चलो अब समझने का प्रयास करें। तो 3 चीजें दिया, एक चीजें निकालना है एलसीएम, लेकिन हमको एलसीएम यहाँ मालूम है 192 आना चाहिए। हमको मालूम चल रहा है 192 आना चाहिए। निकालते हैं। पहली संख्या बाबू रे 48 है तो लिखेंगे 48, गुना दूसरी संख्या बाबू रे तो 64, बराबर है तो बराबर डालेंगे। आया समझ में? एचसीएफ है तो 16, सॉरी हाँ एचसीएफ है तो 16 लिख दिया। एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम हमको निकालना है तो 92 आना चाहिए, 192 आना चाहिए। लिखो एलसीएम, कटाई गुना करे इधर भाग करेगा, 16 चौका 64, 48 मल्टीपल 4 इक्वल टू एलसीएम। अब गुना करो 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 4 चौका 16 और 3 19 बराबर एलसीएम। और इस प्रकार से बाबू रे एलसीएम निकाल पाए। देखो कोई दिक्कत यहाँ तक? निकल गया। चलो इसको मिटाते हैं और अगला लेते हैं सवाल। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करो। यदि हम बाबू रे एचसीएफ निकालने बोले, एचसीएफ निकालने बोले और कह दे वाट, उसके बाद एलसीएम यदि बोले तुमको एलसीएम कितना 192 है, तो हमें बाबू रे ज्ञात करना है एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ कितना होगा? हम लिखेंगे पहली संख्या 48, उसके बाद बाबू रे दूसरी संख्या बाबू रे 64, बराबर हो जाएगा बाबू रे एचसीएफ अब गुना एलसीएम कितना 192। कोई दिक्कत, उल्टा पुल्टा भी होगा कोई दिक्कत नहीं। ये गुना करे इधर भाग करेगा, तो करवाए भाग। कितना बार में कटेगा? 4 चौका 16, 4 से कटा दो, 4 इकाई 4, 2 पर 4 इकाई 4, 16 चौका 64 और 4 से कटाओ, 4 चौका 16, 17 18 19, 3 बचा, 3 पर 2 32, 4 8 32, ये 48, ये 48 खत्म। ये 16 जो आया एचसीएफ आया। और यहाँ देखें हम बाबूरी गोल से एचसीएफ हमारा 16 है। तो इस प्रकार से समझ में एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ यदि दिया है तो एलसीएम निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम बाबूरे एक संख्या लेंगे, दूसरी संख्या नहीं लेंगे। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यदि एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या बोले वाट, दूसरी संख्या बोले वाट निकालना है, और उसके बाद बाबूरे एचसीएफ
एचसीएफ दिया है और एलसीएम भी बाबू ने दिया है। तो 48 को 48 बाबू एक संख्या, दूसरी संख्या बाबू रे वाट, या तो दूसरी संख्या को डायरेक्ट तू दूसरी संख्या लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर एचसीएफ कितना है 16 और गुना एलसीएम कितना दिया है 192। अब देखो 16 तिया 48, अब 3 से उधर भाग देंगे, 3 पचे 15, 3 छका 18, एक बचा 3 चौका 12 और दूसरी संख्या जो आया बाबू रे हमारा 64। और यहाँ देखो दूसरी संख्या दिया था 64, हम लिख सकते हैं यहाँ दूसरी संख्या बराबर 64 और पहली संख्या बराबर 48। कोई दिक्कत यहाँ तक इस प्रकार से निकाल लिया। और चीजें अभी बाबू रे पहली संख्या हमको मालूम नहीं है, 48 दिया है लेकिन हमको मालूम नहीं, वाट मान लेंगे और गुना दूसरी संख्या बाबू रे 64 बराबर एचसीएफ कितना दिया 16 और एलसीएम कितना दिया 192। अब इसको क्या करेंगे बाबू रे आगे बढ़ाएंगे, चलो ध्यान से समझने का प्रयास करो। 16 से कटा दो, 16 चौका 64, 4 से कटा देंगे बाबू रे 4 चौका 16, 4 8 32। तो ये जो वाट था पहली संख्या, तो पहली संख्या इक्वल टू हम कर देंगे 48 और पहली संख्या 48। तो कहने का मतलब है कि पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। हम इसको प्रूव करेंगे, हम इसको छोड़ने वाले में से नहीं है। ध्यान से समझने का प्रयास करो, ध्यान से समझने का प्रयास करो। होता बराबर कैसे, ऐसे तो निकाल लिया, चारों चीजों में से 3 चीजें दिया रहेगा, एक चीजें बाबू निकालना है और आराम से बाबू हम निकाल पाए। लेकिन अब जस्ट देखें कि एक संख्या बाबू था 64 और दूसरी संख्या बाबू सॉरी एक संख्या 48 और दूसरी संख्या 64 है। इसका बाबू एचसीएफ निकाले 16 आया और एलसीएम निकाले बाबू 192 आया। हम कब से ही बाबू इस सवाल पर बाबू अड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। तो पहली संख्या यदि लिखे 48 और गुना दूसरी संख्या में यदि लिखे 64 बराबर होगा लोसा का मतलब होता है यानी कि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 192 और गुना हो जाएगा तुम्हारा 16 यानी कि एचसीएफ 900। यदि गुना करें और इसको भी गुना करें, देखते हैं बराबर होता है या नहीं होता है। तो गुना करके देखें महोदय, ध्यान से समझने का प्रयास करो। 48 और 64 में गुना करें, चलो गुना करें। 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 4 चौका 16, 17, 18, 19, कितना 19। देखिए ध्यान से फिर से एक बार गुना कर लो। 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 4 चौका 16, 17, 18, 19। उसके बाद 8 छक 48 के 8 बाकी 4, 6 चौका 24 और 4 28, 24 के बाद 25, 26, 27, 28, यहाँ जगह 2, 9 8 8 17 के 7 बाकी 1, 8 और 1 9 और 1 बाकी बाद 10 के 0 बाकी 1 2 और 1 बाकी बाद 3 यानी कि 30 72। यहाँ भी गुना करेंगे 192 192 और 16, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 नमा 54, 1 55 के 5 बाकी 55 के 5 बाकी 5 और 6 का 6 और 5 11। 1 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ 9 आने वाला है और यहाँ 1 आएगा। यहाँ 2 5 2 7 और 10 के 0 बाकी 1 और 1 2 और 1 बाकी बात 3 यानी कि 30 72 यहाँ भी आया, 30 72 यहाँ भी आया। इसीलिए कहते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ यानी कि 900 गुना 900 होता है। चलो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख पाए होंगे। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में खूब रगड़ के इसको पूछा गया है, खूब बहुत बार। चलो अगला टॉपिक का बाबू रे इंतजार करें, अगला टॉपिक पर जाने वाले हम लोग, ध्यान से समझे। अगला टॉपिक हम लोग का होने वाला है चौथा नंबर का बाबू रे 0.3 और 3 पर यदि रेकरिंग नहीं पी बटा क्यू के रूप में लिखने बोलता है तो बड़ी बार पूछता है, 2 मार्क्स का है, सब ध्यान रखना। तो यदि हम सवाल को बनाना स्टार्ट करें तो हम लिखेंगे x बराबर 0.333। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार बाबूरे जाने वाला है। तो समीकरण नंबर 1 लिखेंगे जी, यहाँ लिखेंगे 10x बराबर, तो इधर 10 से गुना करेंगे तो उधर भी 10 से गुना होगा तो 0 3 3 3
और समीकरण नंबर 2, यहाँ 3 के देखो पहले है तो 3 के बाद हो जाएगा और यहाँ पॉइंट हो जाएगा। और इस बात को समझ में आ रहा है। यदि हम पॉइंट देखें 0 के बाद 3 3 3 और यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 3 आ रहा है तो हम वहीं रुक जाएंगे। हम क्या करेंगे, वहीं ध्यान से समझने का प्रयास करो। इस प्रकार से सवाल बार बार एकदम रगड़ के एग्जाम में पूछा गया है, समझने का प्रयास करो। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे 10x बराबर 0.333 समीकरण नंबर 2। उसके बाद यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.333 और समीकरण नंबर 1, वहां 2 यहाँ 1। हमेशा बड़ा संख्या ऊपर में, छोटी संख्या नीचे, माइनस हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ होगा, पॉइंट यहाँ होगा। अब पॉइंट के बाद 3 में 3 गया 0 0 0 और खत्म हो जाएगा। यहाँ बचा 3 और यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 10x में से एक x गए बाबू रे, तो 9x बचा। x बराबर 3/9 होगा। यहाँ कटेगा 1/3 और तुम्हारा आंसर आ गया 1/3 तुम्हारा आंसर। 3 का 3 3 तिहाई 9 में कटेगा। और सवाल लेते हैं इस पर समझने का प्रयास करें। चलो अगला सवाल है 2.56 और 5-6 पर रेकरिंग। तो 5-6 पर रेकरिंग है तो इससे पता चल गया कि 5-6 5-6 5-6 5-6 बार बार जाने वाला है। तो x का मान लिखेंगे x बराबर 2.56 5-6 5-6 और समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 10x इक्वल टू, यहाँ 10 से गुना, इधर भी 10 से गुना होता है दोनों तरफ, और यहाँ 2 5 6 5 6 5 6 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ 5 के बाबूरी इस पर पॉइंट है तो अबरी हो जाएगा उस पर पॉइंट। और फिर हम देखेंगे पॉइंट के बाद 5 6 5 6 है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 6 5 6 5 है तो नहीं मिल रहा है, तो आगे और बढ़ेंगे। यहाँ गुना करेंगे बाबूरी 100x से, तो यहाँ 10x बढ़ाएं तो उधर 10 बाबूरी और बढ़ेगा। तो यहाँ 2 5 6 5 6 5 6 समीकरण नंबर 3। अभी तुरंत पॉइंट नहीं देंगे, ध्यान दो। 5 के यहाँ बाबूरी पॉइंट है, अब उस पर पॉइंट हो जाएगा यहाँ। अब पॉइंट के बाद 5 6 5 6, यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 6 5 6, इसीलिए लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से लिखेंगे 100x बराबर 256 पॉइंट यहाँ डालेंगे और लिखेंगे, यहाँ देखो ध्यान से 256 और उसके बाद 5 6 समीकरण नंबर 3। उसके बाद समीकरण 1 में यहाँ x होगा और यहाँ लिखेंगे 2। अब पॉइंट हमेशा गौर से ध्यान रखो, पॉइंट हमेशा बराबर में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बराबर में लिखेंगे। 5 6 और समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ घटाओ, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 100x में से 1 हो गया 99x बराबर, यहाँ घटाएंगे पॉइंट के बाद बाबू रे 0 0 0 0 आने वाला है। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता है, इसलिए यहाँ 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा 5 और यहाँ बचा 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 254/99। 4 5 9 2 11। अब यहाँ किसी से नहीं कटने वाला है और ये p/q के रूप में बाबू रे हम लोग लिख पाए। वो लोग बात समझ रहा है धीरे धीरे। और सवाल लेते हैं इस पर, ताकि बाबू रे धीरे धीरे सीख ही लें। इसमें मेन मंत्र की है बाबू रे, अभी हम बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझे। एकदम बाबू इजी है, बट शिद्दत से थोड़ा धैर्य रख के। मैथ तो सच में होता है बाबू, इसमें राह कठिन होता है मैथ का। 3.5 या कह सकते बाबू 3 ले लें, 3.53 और इस पर बाबू 3 पर रेकरिंग लें। ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो हम लिखेंगे x बराबर 3 5 3 3 3 3 3 समीकरण नंबर 1। जो रेकरिंग होता है वो बार बार जाने वाली संख्या होती है, और इस प्रकार से हम बाबू रे बार बार जाने वाली संख्या को हम लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट है बाबू रे, तो यहाँ पॉइंट देंगे। उसके बाद लिखेंगे 10x इसका 2, तो 3 5 और 3 3 3 3 बाबू रे जाते रहेगा, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ 5 के इधर है तो 5 के इधर पॉइंट हो जाएगा। अब देखेंगे क्या मिल रहा है,
यहाँ पॉइंट के बाद 5, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नहीं मिल रहा है और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाबू रे एक्स इक्वल टू 3 5 3 3 3 3 जाते रहेगा समीकरण नंबर 3 और यहाँ बाबू रे 5 है उसके बाद पॉइंट है तो एक और कदम बढ़ेगा और यहाँ पॉइंट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि ना। यहाँ पॉइंट था तो 5 के बाद और उसके बाद हो जाएगा एक कदम बढ़ने के बाद यहाँ 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद 3 3 3 3 और यहाँ भी देखेंगे पॉइंट के बाद 3 3 3 3 आ रहा है। अब यहाँ बाबूरे हम लोग ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, यहाँ ही बाबूरे रुकेंगे, आगे अब नहीं बढ़ने का। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, ऐसा भी लिख सकता है समीकरण 2 को 3 से घटाने पर, 3 में घटाने पर, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 100x और यहाँ जो होगा बाबूरे बराबर यहाँ होगा 3 5 3.333 डॉट डॉट समीकरण नंबर 3। उसके बाद समीकरण 2 में 10x इक्वल टू यहाँ होगा 3 5 पॉइंट थोड़ा बढ़ा दें ताकि दिखाए अच्छा से, और यहाँ 3 3 3 3 बाबूरे जाएगा समीकरण नंबर 2। अब दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 100x में से 10x चला गया तो लिखेंगे 90x इक्वल टू यहाँ पॉइंट के बाद की वैल्यू जो 0 0 होने वाला है सब समाप्त। 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4 में से 3 गया 1 और यहाँ बचा 3, लिखेंगे x बराबर 318/90। ऐसे में अब कोई कटे सा ना कटे बाबू रे, यानी कि 2 से तो कटवे करेगा, 8 और 1 9 3 12, 3 से भी कटने वाला, पहले 2 से कटेंगे तो 2 से कटाओ, 2 1 2, 2 5 10 और उसके बाद एक बचा 2 9 18, फिर बाबू रे यहाँ 2 से कटेंगे 45। अब 3 से कटाओ, 3 5 15, 3 3 9, 3 से 15 45, अब कटेगा 5 3 8 और 1 15, अब नहीं कटने वाला है तो 53/15 आई बाबू रे पी बटा क्यू के रूप में हम लिख पाए। चलो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के सवाल आप सीख गए होंगे। 7 में भी है बाबू रे और 9 में खूब धड़ के है बाबू रे, और उसके बाद क्लास 10 में तो इससे सवाल पूछा जाता है, इसलिए हम तुम लोग को समझाने का प्रयास किए हैं। एकदम खूब बनाइए और जबरदस्त तरीका से बनाइए, दिल से पढ़िए और खूब समझिए। 5वां टाइप का सवाल हम पढ़ने वाले अपरिमेय संख्या, खूब पूछा जाता है, एकदम फिक्स कर लो। या तो बाबू इसका कह सकते हैं खानदानी है, एकदम एक बार टपकेगा, गारंटी एग्जाम में टपकना है, रुकने वाला सवाल में से नहीं है। चलो, और इसमें 3 टाइप से पूछा जाता है। देखो 5वां नंबर बाबू रे हम लोग जाने वाले हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं। अपरिमेय संख्या, ध्यान से समझने का प्रयास करो। अपरिमेय संख्या को यदि सिद्ध करें तो किस किस के रूप में बाबू रे सवाल यहाँ पूछा जाता है, ध्यान से समझो। एक तो बाबू रे √5, √3, √2, √7, इस प्रकार से सवाल रहता है। दूसरा सवाल रहता है 1/√2, 1/√7, 1/√3, इस प्रकार से सवाल देखने को हमको मिलता है। चलो, और एक सवाल बाबू रे तीसरा नंबर का सवाल यदि हम कहें 3 + 5 -√3, उसके बाद 3 + 3 + 3√3, 5 + 2 - 3 +√7, इस प्रकार से बाबू रे सवाल को देखने को मिलता है। 6√5, इस प्रकार से सवाल को बाबू रे हम देख सके हैं और बहुत बार पूछा गया है। तो चलो इस सवाल को बाबू रे बारीकी से करें और तीनों टाइप को समझने का प्रयास करें, एकदम शिद्दत से। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करें। चलो हम सवाल ले √2 बाबू रे 2, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। सिद्ध करने बोलता है कि अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। हम पहले 2 नंबरिया क्वेश्चन कर लें, उसके बाद बाबू रे 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर जाएंगे। बहुत सारा चीजें अभी पढ़ने वाले हैं तो हम इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। हम मानेंगे, हम क्या मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या होगा ना तो इसीलिए √2 = P/Q होगा। और जब P/Q होगा ना तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जहां P और
क्यू कोई, ध्यान से समझने का प्रयास करो, पी और क्यू कोई पूर्णांक तथा सभाज्य संख्या होगा, अर्थात Q इक्वल टू नॉट जीरो। गौर से समझने का प्रयास करो, एक एक चीजें को समझने का प्रयास करो। हम क्या बोल रहे हैं समझने का प्रयास करो। रूट अंडर टू जो है बाबू रे एक परिमेय संख्या मान लिया है। जब परिमेय संख्या होगा ना तो P बटे Q के रूप में होगा। परिमेय संख्या हमेशा बट्टा में होता है। तो जहां हम P और Q को बाबू कोई पूर्णांक संख्या तथा सवाल संख्या बाबू बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बाबू एक नंबर हम खूब पूछा जाता है। इसका मतलब होता है बाबू CF यानी कि एक होगा, यानी कि जिसका मौसम एक होगा ना वह संख्या सवाल संख्या होगा, यानी कि कह सकते हैं किसी से नहीं कटने वाला, सिर्फ बाबू एक से कटेगा वह संख्या दोनों। तो चलो हम एक नंबर यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएंगे उस पर खूब डिटेल से बाबू डिस्कशन करने वाले हैं। चलो यहाँ ध्यान दें, फिलहाल सवाल संख्या होगा अर्थात Q इक्वल टू नॉट जीरो। हम लिखेंगे रूट अंडर टू इक्वल टू P बटा Q और दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करने पर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर टू गुना रूट अंडर टू करेंगे। बेसिकली रूप से जानो रूट अंडर टू पर यदि स्क्वायर करें तो रूट अंडर टू गुना रूट अंडर टू होता है, यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर बाबू फोर, और फोर का वर्गमूल टू आएगा। ऐसे भी लिख सकता है, या तो कह सकते हैं रूट अंडर टू गुना रूट अंडर टू, रूट अंडर बाबू टू मल्टीपल टू, दोनों जोड़ा लगेगा, टू बाहर में आएगा। इस प्रकार से बाबू हम लिख सकते हैं। समझ में आया? तो चलो किसी संख्या यदि रूट रहे, कोई संख्या यदि रूट में रहे और स्क्वायर में रहे ना तो वही संख्या निकल जाता है, यानी कि दो बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर होने वाला है। P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर होने वाला है। अभी भाग कर रहा है, इधर जाके गुना करेगा, लिखेंगे 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब ध्यान से समझो, ये दो गुना कर रहा है Q स्क्वायर के साथ, उधर बाबू ने क्या करेगा P स्क्वायर के साथ भाग करेगा, इसलिए हम लिखेंगे दो P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए दो P को भी विभाजित करेगा। समझ में आया? अब यहां लिखेंगे, अब यहां हम क्या लिखेंगे, हम इस प्रकार से बाबू कर सकते हैं कि P बराबर माना P बराबर 2, ध्यान से समझने, 2 यदि रहे तो 2 मानेंगे, 3 रहे तो 3 मानेंगे, 5 रहे तो 5 मानेंगे। ध्यान से समझने पर 2C कोई पूर्णांक संख्या है। क्या लिखेंगे, माना P बराबर 2C कोई पूर्णांक संख्या है। यदि पूर्णांक संख्या है बाबूरे तो हम क्या करेंगे, वहां से बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझो, लिखेंगे P बराबर 2C कोई पूर्णांक संख्या है। अब यहां लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो यहां हो जाएगा P पर स्क्वायर हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझो, P पर स्क्वायर होगा और उसके बाद यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर P स्क्वायर होगा, और यहाँ 2 दूना 4 और C स्क्वायर हो जाएगा। कहें 2 गुना 2 करेंगे 4 होगा, और C मल्टीपल C करेंगे तो C पर पावर 2 होगा। P का स्क्वायर का वैल्यू देखो, एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करो। P स्क्वायर का मान बाबू यहाँ देखो है 2Q स्क्वायर, लिखेंगे बाबू 2Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। दो बाबू गुना करो, उधर जाके भाग करेगा, 2 बार में कट गया, तो लिखेंगे Q स्क्वायर इक्वल टू बाबू Q स्क्वायर इक्वल टू बाबू लिखेंगे 2C स्क्वायर। बोलो बात समझ रहे हैं कि ना? अब एक बात बताओ, ये दो जो है ना Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, हम लिखेंगे दो Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए दो Q को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, दो Q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि इधर से बाबू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा ना तो बाबू इसको भी डिवाइड करेगा। पर मैं 1.3 में हमने समझाए थे, पिछला क्लास देख लो, आराम से समझ में आएगा। तो विभाजित करता है, तो हम लिखेंगे बाबू P और Q के बीच वनिष्ठ गुणनखंड 2 है। वनिष्ठ गुणनखंड क्या है,
2 है। 2 बाबू रे क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बाबू रे पी को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए बाबू रे दोनों में जो वैनिष्ठ गुणनखंड हम देखे हैं क्या है, तो दोनों में पी और क्यू में दोनों में क्या है, 2 है। हम लिखेंगे बाबू रे पी और क्यू के बीच वैनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उपरोक्त कथनों से यह प्राप्त होता है कि √2 को एक परिमेय संख्या मानना गलत होगा, अर्थात √2 एक देखो क्या लिखे हैं, उपरोक्त कथन से प्राप्त होता है कि √2 को एक परिमेय संख्या मानना गलत होगा, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ऐसे भी भाषा लिख सकता है, क्या लिख सकते हैं, पी और क्यू के बीच वैनिष्ठ गुणनखंड 2 है इसमें, और वैनिष्ठ गुणनखंड 2 होने के कारण √2 को एक परिमेय संख्या मानना गलत होगा, ऐसा नहीं मान सकते, अर्थात √2 एक बाबूरे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम बाबूरे लिख सकते हैं। तो बहुत प्रकार की परिभाषा है, जितना शॉर्ट में जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा, ज्यादा लॉन्ग करने के बाबूरे विचार में नहीं रहो। अब ढेर सारा बाबूरे गुरुजी क्या करते हैं, बहुत सारा लॉन्ग फलना डिमका करके, ताकि पता चले, उसके बाद बहुत नॉलेज है, अरे क्या करेगा नॉलेज लेके उतना इसमें। तो इस प्रकार से बाबूरे समझ में आया। अगला बाबूरे और टाइप का सवाल लेते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। अब दूसरा टाइप का सवाल ध्यान से समझना है। चलो हम सवाल लें, एक √5 ले लेते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या, चलो कम से कम 2 बार में सीख जाएगा। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगा ना तो इसीलिए लिखेंगे हम, इसीलिए √5 = p/q हम लिखेंगे, जहां p और q कोई पूर्णांक तथा सभाज्य संख्या हो, अर्थात q = ≠0, सभाज्य संख्या होगा और q = ≠0 होगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे √5 = p/q और लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो करो, स्क्वायर यहाँ भी होगा बाबूरे। यहाँ हम बताए थे कि यदि बाबूरे √5 है, एकरा पर पावर है ना, तो 5 निकल जाएगा, अभी जस्ट बताए थे, बराबर यहाँ हो जाएगा p पर स्क्वायर और बटा q पर स्क्वायर हो जाएगा। अभी q जो है भाग कर इधर गुना करेगा तो 5q² = p² होगा। अब हम लिखेंगे 5 p² को विभाजित करता है, इसीलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। 5 क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ हम लिखेंगे माना p बराबर 5c कोई पूर्णांक संख्या है, 5c बराबर कोई पूर्णांक संख्या है। तो हम लिखेंगे p बराबर 5c और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यहाँ जगह p² बराबर 25 c²। p² का मान देखो एक बार, यहाँ गौर से फिर से समझने का प्रयास करो। p² का मान दिया बाबूरे 5q², लिखेंगे बाबूरे 5q² बराबर 25 c²।
अब एक बात बताओ, ये 5 से बाबू रे 5 बार में गया, क्यू स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे क्या 5c²। अब यहाँ लिखेंगे 5 गुना कर रहा है सी की स्क्वायर के साथ, इधर भाग करेगा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब लिखेंगे P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है इसमें, तो विरोधाभास, यह भी परिभाषा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विरोधाभास कथन से प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा मानना गलत होगा। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए समझ में, तो हम इस प्रकार से भी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P² Q² को विभाजित करता है बाबू रे, तो सॉरी 5 Q को भी विभाजित करेगा। P और Q के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। विरोधाभास कथन से यानी कि गलत तरीका से प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह तो बाबू रे कर सकते हैं, यह मानना गलत होगा, ऐसा मानना गलत होगा। अर्थात √5 बाबू रे एक अपरिमेय संख्या है, आई रेशनल नंबर है, तो ज्यादा ऐसा कर सकते हैं बाबू रे, कठिन नहीं है, हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। चलो, और एक अगला बाबू रे सवाल लेके आए हैं। इस प्रकार 2 क्वेश्चन किए हैं और चलेंगे बाबू रे अभी। अब तो इजी आएगा, अब जो क्वेश्चन आने वाले बाबू रे इजी आएगा। चलो, अब जो क्वेश्चन आएगा इजी, अब देखें तुरंत एकदम सिर्फ मिटाने दो। चलो, एक सवाल लेते हैं बाबू रे। 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम इसको लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। हम लिखेंगे 3 + 2 √5 = P/Q। जब परिमेय संख्या है तो बटा में लिख सकते हैं, और जब लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे जहां P और Q कोई P और Q कोई पूर्णांक तथा सभाज्य संख्या हो, अर्थात Q = ≠0। हम यहाँ लिखेंगे 3 + 2 √5 = P/Q। एक बात बताओ, ये 3 प्लस में है, उधर जाके क्या करेगा? माइनस में है, तो हम लिखेंगे 2 √5 = P/Q, और ये प्लस में तो -3। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। धीरे धीरे समझो, डायरेक्ट बाबू रे 3Q कर सकते हैं गुना, लेकिन बाबू रे समझो तो 2 √5 = Q और 1 का यदि एलसीएम लेंगे तो Q आने वाला है। Q को Q में भाग देंगे, एक बार में कटे 1 गुना P करेंगे तो P आएगा, -1 से भाग देंगे Q में, और यहाँ -3Q आने वाला है। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, P - 3Q/Q लिख सकते हैं। यहाँ 2 गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा? भाग, तो √5 = P - 3Q/Q, अब भागा हो जाएगा बाबू रे 2। यहाँ देखो बनाते समझने का प्रयास करो। अब लिखेंगे √5 = भाग है तो गुना में बदल जाएगा, P - 3Q/Q और गुना में 1/2 हो जाएगा।
तो रूट अंडर 5 इक्वल टू लिखेंगे p माइनस 3q अब बट्टा बाबू रे 2q। आए समझ में। अब एक बात बताओ, हम यहाँ परिभाषा लिखते हैं, समझने का प्रयास करो। ई बाबू रे देखो रूट अंडर 5 है और यहाँ p q और 2 3 बाबू रे पूर्णांक संख्या है, तो हम लिखेंगे p q 3 और 2 या तो 2 कर सकते हैं, एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या होगा। जब पूर्णांक संख्या है तो परिमेय संख्या होगा, और जब परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या को लिखना गलत होगा। काहे ये बाबू ने जो रूट अंडर 5 है अपरिमेय संख्या है, कभी भी इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ देखो इसको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। p q 3 और 2 जो है एक पूर्णांक संख्या है, p माइनस 3q बटा 2q एक परिमेय संख्या होगा, अर्थात यथा कर सकते हैं परिमेय संख्या के बराबर, एक परिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या को लिखना गलत होगा। इसमें क्या होगा, गलत होगा। तो अर्थात कर सकते हैं, अर्थात रूट अंडर या कर सकते हैं बाबू, यहाँ देखो गौर से, यहाँ भी देख सकता है, अर्थात 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 का एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात बाबू ने की कहेंगे अपरिमेय संख्या है। 3 प्लस 2 रूट अंडर 5, 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 बाबू क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो चलो इस प्रकार से भी बाबू रे सवाल हम कर पाए, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अगला टाइप जो सवाल होता है बाबू रे, देखें इसको, तीनों टाइप से सवाल लेके आएंगे एकदम बाबू रे, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ भी समझ गया होगा शायद। चलो अगला देखें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार हम देखें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए बार बार खूब एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अगला सवाल एक और ले, 6 प्लस रूट अंडर 2, 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे यहाँ, माना 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय यदि संख्या है तो लिखेंगे 6 प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू p बटा q, जहां p और q के, ध्यान रखना, जहां p और q एक पूर्णांक था सवाच्य संख्या हो, अर्थात q इक्वल टू नॉट 0। हम क्या बोले, माना 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय संख्या होगा तो हम कह सकते हैं 6 प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू p बटा q होगा, जहाँ p और q कोई पूर्णांक या तो एक पूर्णांक था सवाच्य संख्या हो, अर्थात q इक्वल टू नॉट 0 होगा। क्या होगा, q इक्वल टू नॉट 0। हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस रूट अंडर 2 इक्वल टू p बटा q, ये जो 6 है ना प्लस में उधर माइनस करेगा, रूट अंडर 2 इक्वल टू p बटा q, रूट अंडर 2 इक्वल टू p बटा q। और हम कह सकते हैं बाबू रे ये प्लस में तो इधर जाके बाबू रे माइनस करें, क्या 6/1 लिख सकते हैं, या तो यदि बच्चा जैसा नहीं बनाना चाहता है तो हम डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। तो रूट अंडर 2 इक्वल टू यहाँ होगा p माइनस 6q बटा q। अब हम लिखेंगे परिभाषा बाबू रे, लिखेंगे, यहाँ ध्यान से समझने का प्रयास करो, यहाँ ऐसे भी परिभाषा लिख सकता है, देखो लिखेंगे p q 6 p q और 6 एक परिमेय संख्या है,
या तो एसन का लिख सकता है बाबू रे, परिमेय संख्या लिख सकता है, या तो पूर्णांक लिखो अच्छा रहेगा। एक पूर्णांक संख्या है, p की ओर 6, p की ओर 6 एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए p -6 क्यू बटा क्यू एक परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे एक परिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या मानना गलत होगा। एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या यदि कंपैरिजन करें तो एक परिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या मानना गलत होगा। अतः कह सकते हैं 6 + √2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे तो हम क्या लिखेंगे बाबू, एक परिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या मानना गलत होता था। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें तो एक परिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या कैसे मान सकते हैं? इसको बाबू रे हम यहाँ कह सकते हैं, इसको कभी भी या तो हम यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं बाबू रे कि √2 जो है ये p/q के रूप में इस जन्म में नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो p/q के रूप में लिखे हैं। आप पूर्णांक संख्या है बटा के रूप में होगा तो आप कह सकते हैं यह परिमेय संख्या है में, लेकिन यह बटा के रूप में नहीं होगा। √2 है, हम जानते हो अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या कदापि नहीं हो सकता है। इसीलिए एक परिमेय संख्या के बराबर एक अपरिमेय संख्या नहीं मान सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, √2 अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय के साथ बाबू अपरिमेय हो जाएगा, यानी कि 6 + √2 बाबू अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से भी सवाल पूछते हैं। चलो अब हम कह सकते हैं बाबू कि जो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब 5 नंबर 2 नंबर का 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो नहीं इसमें पूछा जाता है। 2 नंबरिया क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन अभी हम लोग देखें। 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन था बाबू 5 प्रकार की चीजें को हम लोग पढ़ने का प्रयास किया। अब 1 नंबर की जो चीजें होती बाबू एक कह सकते 1 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको समझने का प्रयास करें। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पूरा समझ आएगा, इस बात की गारंटी है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। 1 शॉट का मतलब आने कि 1 क्लास में पूरा चैप्टर समाप्त। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करें। 1 नंबर में समझें प्राकृत संख्या में है। प्राकृत संख्या शायद सब समझता होगा, तुम लोग जानता भी होगा। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 और डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यानी कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं। लेकिन बात तो यहाँ यह है कि सबसे यदि छोटी प्राकृत संख्या बोले, छोटी प्राकृत संख्या 1 और बड़ी प्राकृत संख्या बोले ना, तो हमको बाबू मालूम नहीं है, हम लिखेंगे अज्ञात, यानी कि हमको मालूम नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि हम पूर्ण संख्या की चर्चा करें, यदि हम पूर्ण संख्या की चर्चा करें तो हम लिखेंगे बाबू पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और यदि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या यदि चर्चा करें तो अज्ञात। अज्ञात ये पूर्ण संख्या में 0 जो है इसका खोज आर्यभट्ट ने किए थे। बिहार के धरती से बाबू बिलोंग करते हैं आर्यभट्ट ने। इसमें अज्ञात। और तीसरा नंबर में हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक संख्या क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या बाबू 0 और एक कह सकते हैं बाबू इधर का जो संख्या होता है बाबू माइनस में, इधर प्लस में। तो 3 संख्या होता है। एक ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और एक होता है उदासीन, उदासीन संख्या, और एक होता है धनात्मक, एक होता है धनात्मक संख्या। तो कह सकते हैं ऋणात्मक संख्या, उदासीन संख्या और धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या यानी कि कह सकते हैं इसको यदि डिटेल से हम पढ़ना पड़े
पढ़ना यदि बाबू रे समझें तो ध्यान से समझो, इसको डिटेल से ही पढ़े। पूर्णांक संख्या, यहाँ 0 माइनस 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते जाते रहेगा और ऐसे भी डॉट 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 जाते रहेगा। हम यदि यहाँ कवर करें, एक से जो स्टार्ट होती संख्या वह प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या। और 0 को यदि कवर कर लें तो बाबू पूर्ण संख्या होती है। और यदि पूरे को यदि कवर कर लें, माइनस को भी शामिल कर लें तो पूर्णांक संख्या होता है। तो कोई दिक्कत यहाँ समझ आया? तो इस संख्या को यदि बाबू माइनस प्लस का खेल है, यहाँ माइनस प्लस का बाबू बात करता है, तो माइनस प्लस शायद तुम लोग का अच्छा होगा। अब यहाँ जोड़ घटा हम बताने वाले नहीं है, नंबर सिस्टम में हम तुम लोग को जोड़ घटा नहीं बताएंगे। चलो आगे देखो, अब ज्यादा बाबू एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, जैसे कि हम कहें सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? तो जो 2 से डिवाइड होगा, जो 2 से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से विभाज्य होगा सम संख्या कहलाएगा। उसका इकाई अंक पर होगा 0 2 4 6 और 8 होगा। इकाई अंक पर, इकाई अंक के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पर बाबू क्या होगा? तो 2 4 6 और 8 रहेगा। तो हम समझ जाएंगे 2 से विभाज्य होने वाला है। तो कर सकते हैं बाबू शुरू से 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 इनफिनाइट तक। तो सबसे छोटी यदि हम बोले सम संख्या क्या होगा बताओ? 2। सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा बताइए? अज्ञात, यानी कि मालूम नहीं है हमको। ध्यान से समझो, हम सवाल जिस पर बनाएंगे, सवाल पूछेगा, सवाल पूछता भी है, खूब डर के पूछता है। तो सम संख्या समझ आया। उसके बाद विषम संख्या, उसके बाद विषम संख्या। चलो विषम संख्या को समझने का प्रयास करें। विषम संख्या किसको कहेंगे? ध्यान से समझो, विषम संख्या, विषम संख्या। देखो विषम संख्या जो होता है, जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जैसे एक को छोड़कर, जैसे एक, उसके बाद बाबू रे 3 5 7 9 डॉट 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 इनफिनाइट। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1। सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या अज्ञात। यहाँ से भी सवाल आता है, हम अभी पूछेंगे, हम अभी जस्ट पूछने वाले हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करो, हम अभी बताएंगे और उसके बाद सवाल बताएंगे कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। चलो उसके बाद हम समझने वाले बाबू भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए भाज्य अभाज्य एक ही संख्या में बाबू समझाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि हम 1 का गुणनखंड निकाले बाबू 1 से कटेगा, या तो 1 से कटेगा। यदि 2 का गुणनखंड निकाले 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, गुना मत लीजिए। उसके बाद 3 को यदि गुणनखंड निकाले 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। इसको बाबू 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसका बाबू कटने वाला संख्या होगा 1 और 5। इसका बाबू 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटने वाला है। ई 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, ई 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। और यह संख्या 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। जिस संख्या बाबू खुद से या तो कह सकते 1 से कटेगा, वो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन है 1 से कटेगा या तो बाबू खुद से, 1 से कटे या तो खुद से कटे। अभाज्य संख्या यानी कि कह सकते हैं जिसका गुणनखंड बाबू 2 होगा, जिसका गुणनखंड बाबू केवल और केवल 2 होगा, एक को छोड़कर। ध्यान से समझने का प्रयास करो, एक को छोड़कर। तो यहाँ केवल और केवल गुणनखंड बाबू देखो 2 का है,
3 का है, 5 का है, 7 का है, बस ये अभाज्य संख्या है। जो जो टिक लगाए बाबू रे अभाज्य संख्या। कहे मतलब है या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, दूसरा से किसी से नहीं कटेगा। इसमें भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा, देखिए भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या, इसमें देखिए भाज्य संख्या, ये सब क्या है भाज्य संख्या। यानी कि 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और इसके अलावा और किसी से कटेगा तो हम उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। यहां देखो प्रश्न पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी बाबरी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3। सबसे छोटी सम, सबसे छोटी विषम, ध्यान से समझने का प्रयास करो। सम बोले तो 2, यदि सबसे छोटी सिर्फ बोले तो 2 और सबसे छोटी विषम बोले तो 3 पर टिक लगाएंगे। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या तो यहां लिखेंगे 4। सबसे बड़ी भाज्य संख्या अज्ञात, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अज्ञात। यहां लिख सकते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अज्ञात। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी बाबू रे हमको मालूम नहीं है। आइए समझ में। इस प्रकार से बाबू रे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या पढ़े। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन पूछता है। हम एक वीडियो और 1-1.5 घंटा 2 घंटा का लाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हम तो सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं और सब्जेक्टिव के बाद जस्ट हम आते हैं ऑब्जेक्टिव में, ताकि तरोताजा रहता है और समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो हम बहुत जल्दी एक वीडियो ऑब्जेक्टिव को लेके आएंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कंबाइन करके चलेंगे और बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे। पूरा मैथ को नस्ते नाबूद कर देंगे। तो ध्यान से समझने का प्रयास करो, एकदम छोर पे डटे रहो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एकदम साथ देगा और पढ़ने में एकदम बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करो। कुछ सवाल एक ले लेते हैं, तो बाद उसके बाद हम लोग छुट्टी करेंगे। चलो हम यदि कहें लगातार यदि रहे, क्या रहेगा? लगातार वाला क्वेश्चन बड़ी आता है 1 नंबर में। प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या का मौसा क्या हो? लगातार प्राकृत संख्या का मौसा क्या हो? तो पहले प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7, ये लगातार प्राकृत संख्या है। इसका मौसा क्या होता है? यदि 1 और 2 का यदि लें तो हम लोग यहाँ बना देते हैं बाबू, 1 से लगाएंगे 1 बार में, सॉरी 2 बार में खत्म है इसमें। तो 1 आया बाबू रे एशिया, मौसा कितना आया? 1। उसके बाद यदि हम 4 और 5 को लेते हैं लगातार, ध्यान रखना, 1 बार में 4, 1 आया, 4 यहाँ उतरेगा और 4 बार में बाबू रे खल्लास 1 आया। यदि हम लेते हैं बाबू रे 50 या तो 15 या तो बाबू रे 16 ले लें। 15 का 15, 1 आया, ये 15 उतर गया, अब 15 बार में बाबू रे 15 खत्म। इस प्रकार से बाबू रे 1 आया। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए लगातार प्राकृत संख्या रे, लगातार प्राकृत संख्या का मौसा कितना होता है, तो हम कहेंगे लगातार प्राकृत संख्या यदि ले ना, उसका मौसा बाबू रे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्वेश्चन खूब पूछता है, रगड़ के पूछा है क्वेश्चन, एकदम इग्नोर करने वाला क्वेश्चन नहीं है। और नहीं तो जो इग्नोर करेगा तो ध्यान रखना, उस साल भर बाबू रे जो भूलेगा ना, उस साल भर झूलेगा और चलेगा बनेगा तो जिंदगी भर बाबू रे झूलेगा। ध्यान रखना, इसलिए इग्नोर करने वाला सवाल नहीं। यदि हम कहें लगातार वाला, फिर बाबू रे रही है लगातार क्वेश्चन सम संख्या। तो सम संख्या 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट जाएगा।
लगातार सम संख्या यदि रहे और इसका मौसा पूछे ना तो हम बताएंगे 2 से लगाएंगे बाबूरी 4 में, 2 दूना 4 खत्म। इसमें एचसीएफ कितना है 2, 8 से लगाएंगे 10 में एक बार में, यहाँ हो जाएगा 2 और उसके बाद 8 उतरेगा 4 बार में और यहाँ खत्म। एचसीएफ कितना है 2। हम लेंगे बाबूरे 50 और 52, ध्यान रखना एक बार में लगाएंगे 50, 2 उतरेगा, ये 50 उतरेगा और यहाँ लग जाएगा बाबूरे 25 बार, 25 दूना 50 और यहाँ खत्म हो जाएगा। एचसीएफ कितना 2। तो हम कहेंगे कि लगातार यदि रहे बाबूरे सम संख्या ना, इसका मौसम कितना होगा तो कहेंगे 2। इसका मौसम कितना आने वाला है 2। अब विषम संख्या को लेने का प्रयास करें हम, विषम संख्या को लेने का प्रयास करें। चलो विषम संख्या लगातार यदि रहे विषम संख्या और पूछे मौसम क्या होगा, पूछता पूरा पूछता रगड़ के पूछता है तो मौसम क्या होगा। तो विषम संख्या जानो 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 जाते रहेगा। इसमें हम 1 और 3 को लेते हैं, 3 बार में खत्म। 7 को और 9 को लेते हैं, एक बार में 7, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7, 2 3 6, यहाँ हो जाएगा बाबूरे सॉरी 1 और यहाँ बाबूरे 2 उतारेंगे तो 1 2 बार में खत्म, 1 आया। कितना आया 1। यदि हम लेते हैं बाबूरे 17 और 19 को, एक बार में लगाएंगे 17 2, फिर यहाँ हो जाएगा बाबूरे 17, फिर 2 8 16, 1 आया और यहाँ 2 उतर जाएगा बाबूरे 2 बार में खत्म। आया इसमें 1 आया। तो हम कहेंगे लगातार विषम संख्या रहे ना तो उसका भी मौसम बाबूरे 1 आता है। कितना आता है 1। एक लास्ट चीजें सीखे, उसके बाद हम लोग बाबूरे क्लास को बंद करेंगे। लगातार वाला सीख लिए बाबूरे। अब सीखेंगे शांत संख्या कौन होता है और अशांत संख्या कौन होता है। शांत संख्या, धरती पर शांत संख्या बाबूरे कौन होता है और अशांत संख्या कौन होता है इसके जाने। शांत संख्या तभी होगा जो p बटा q के रूप में होगा और जहाँ q बाबूरे 2 पर पावर और 5 पर पावर m और n के रूप में, सॉरी m और n के रूप में होगा, यहाँ p होगा। जो p बटा q होगा q इक्वल टू 2 पर पावर m गुना अब 5 पर पावर n के रूप में होगा। यानी कि कह सकते हैं बाबूरे ऊपर में कुछ भी संख्या रहे हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे बाबूरे 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 8 गुना 7 पर पावर 6 रहे। यदि हम कहें 2, ध्यान से समझने का प्रयास करो, हम और सवाल ले लेते हैं, रुको 7 5 0 और 2 गुना 8 पर पावर 2 और या तो 8 लिखो या यहाँ पावर 8 दे दो 1 6 5 9 और यहाँ 13 गुना 5 पर 0 और उसके बाद यदि हम कह दें बाबूरे 1 3 5 8 और यहाँ बाबूरे ले लें 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 5 और यहाँ यदि हम कहें बाबूरे 7 5 2 8 और 3 गुना 5 पर पावर 0 और गुना 8 पर पावर बाबूरे 7 और एक और सवाल है 1 7 5 9 और यहाँ बाबूरे कह सकते हैं बाबूरे 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 0। तो कौन संख्या शांत होगा और कौन संख्या अशांत होगा। तो हम यहाँ कहेंगे या तो बाबूरे नीचे 2 होगा या तो 5 होगा या तो दोनों होगा। ध्यान से समझो, कोई भी संख्या रे बट्टा में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। या तो बाबूरे 2 होगा या तो बाबूरे 5 होगा या तो दोनों होगा, शांत होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ध्यान से समझो, यहाँ देखो 2 है, उसके बाद देखो बाबूरे अलग मिल गया ना, 3 मिल गया, यहाँ 7 मिल गया, ये शांत संख्या नहीं अशांत है। यहाँ देखो 2 है और यहाँ भी 2 पर पावर 2 8 है ना, तो 2 पर पावर 3 ही है और यहाँ देखो दोनों में 2 है और ये संख्या बाबूरे शांत है। यहाँ देखो 5 पर पावर 0 आने की 1 है, लेकिन यहाँ 13 जो है ये नाश करके रख दिया है, इसलिए बाबूरे शांत संख्या नहीं होगा। यहाँ बाबूरे देखो 2 है और यहाँ 5 है और इस संख्या बाबूरे शांत होगा। यहाँ 5 है, यहाँ बाबूरे 2 है, लेकिन यहाँ 3 नाश करके रख दिया है, इसलिए बाबूरे ये अशांत संख्या होगा, शांत नहीं होगा। यहाँ देखो 5 और 2 दोनों है, इसलिए शांत संख्या होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो आज का क्लास बाबूरे यहीं समाप्त करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझने का प्रयास किया होगा। खूब डिटेल से पढ़ो। मैथ एक ऐसा चीज है कि बिना प्रयास किए बिना रगड़े बाबूरे नहीं समझ सकता है। या कह सकते हैं अड़ियल घोड़ा है और अड़ियल जो घोड़ा रहता है बाबूरे उसको नाथने में और मजा आता है। तो मेरा प्रयास है कि सबसे ज्यादा इसको समय दो और खूब एकदम रगड़ो, एकदम दहपेल के रगड़ो बाबूरे और मैथ को अपना कब्जा में कर लो। इसी के खातिर बाबूरे हम लोग आज मेहनत किए 1 डेढ़ घंटा। और चलो अंत में जाते जाते जय हिंद जय भारत, खूब मन से पढ़ो।